Good morning, student. I will start today the confined topic of the respiration. What do you think about to the respiration in the previous lecture? So that goes to the respiratory system. What is the respiratory system? In the previous lecture, we just mentioned that about to the what is the procedure of the respiration and their physiology and different kinds of the phases which are involved. You can say that about to the primary, secondary, tertiary, quaternary, and first is the external ventilation, second gases exchange, third transportation of the gases, fourth once again to the gases of the exchange, and finally is very important to the particular we can say that about to the actual respiration is the cellular respiration. So that we just go now today to the respiratory system, because do you understand? The better understand for the respiration, you just know what is the kinds of the system which are involved into the respiration. So that is the now today we are goes to the respiratory passages which are involved into the respiratory system. आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन को समझने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के उसमें उसके पार्ट्स होते हैं जो एक पैसेज बनाते हैं, और उसी पैसेज के माध्यम से जो एयर्स होती है, जिसको ऑक्सीजन और जो CO2 होता है जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, वो एक्सचेंज की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती रहती है, या यूँ कह सकते हैं आप कि वो लगातार अंदर और बाहर की तरफ निकलती रहती हैं। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम जैसा मैंने पहले भी बोला है इन द प्रीवियस लेक्चर्स, वी आर जस्ट शॉर्टली मेंशन दैट अबाउट टू द पर्टिकुलर प्रोसेस इज द इवोल्यूशन. In the evolution, that is the animals are the human beings body which form to take off the lot of time, and in the time the gradual processes is going on, and which are acquired to the animals or the human beings to the particular characters. So what is the character? The character is things that to the which are confined to and make a particular system for the respiration. So that we are go now to the first of all the respiratory system. In the respiratory system, we just initiate to the what is the system, what is the organs. अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? तो आप देखिए, आप जो हमारा जो ओरल कैविटी रीजन है, जो फेस है, और उस फेस पे आप देखेंगे कि ओरल कैविटी के ऊपर और दोनों आंखों के एक साइड में एक बोन से और कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोज बोलते हैं. और नोज प्राइमरली इन द नोज विच आर हैव टू द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब कि नोज का भी अलग अलग फीचर है, और वो भी अलग अलग जो है स्ट्रक्चर को कंटेन करता है. थोड़ा सा मेंशन हम करना चाहेंगे. जस्ट यू मेंशन दैट टू द व्हाट इज द फीचर ऑफ द नोज. जस्ट यू as you can say, here the diagram of the nose, that is the things, the parts, and here they are the things. अब आपको समझना है कि नेक जो है कितने भागों में डिफरेंशिएट किया हुआ है, और उसको कैसे हम वहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो नेक होता है उसमें भी कई रीजन्स होते हैं, और रीजन्स के अकॉर्डिंग जो है उसको हम वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. तो उसको हमको देखना पड़ेगा, डायग्राम के माध्यम से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले क्या, ये ब्रीज है, ब्रीज, ये इधर इसका बॉडी होता है, बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द नोज होता है. ये ओपनिंग्स होती है, ओपनिंग, जैसा कि अभी हम बताएंगे कि ये ओपनिंग्स में कैसे कैसे डिफरेंशिएशन हुए हैं. तो इस तरीके से, और ये जो उसका मेन भाग है यहाँ पे जुड़ा होता है, जो हमारे हेड रीजन होता है. तो
इस तरीके से हमने देखा कि इसके भी कई डिफरेंशिएटेड पार्ट होते हैं, तो ये इसको बोलते हैं रूट्स होता है। तो आपने देखा कई भाग हैं, रूट्स, ब्रिज, बॉडी ऑफ द नोज एंड द ओपनिंग्स, दैट इज द ओपनिंग वेयर आर द रिसीव टू द एयर which are received from to the environment, so that just you understand about to the are the things, the process of the respiration is automatically or not. सबसे पहले हमें समझना है कि एयर जो हम लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, या फिर हम लोग उसको एज अ फिजियोलॉजी एक्टिंग प्रोसेस में उसको रिसीव करते हैं। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हम जब भी एयर को लेने का प्रयास करते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जिसको आप यहाँ पे फिजिकल यांत्रिक प्रक्रिया होती है, आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? तो सबसे बड़ा जो प्राइमरीली जिसको हम बोलते हैं प्राइमरीली ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, वो नोज की बात आती है, उसकी ओपनिंग्स की बात आती है, और हम उसमें रूट्स की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि दिस इज द रीजन ऑफ द नोज दैट इज कॉल्ड टू द रूट्स दैट एसोसिएट टू द हेड रीजन एंड नंबर्स ऑफ द bones and the cartilage which are associated, just like you have mentioned that to differentiating to the oral cavity and the nasal chamber, Howard bone, palatine bone, vomer bones, so that these are the associated together and the forming to the roof of the oral cavity, and that's differentiated to the nasal chamber and the oral cavity. So that is the commonest part of the pharynx which are associated into the particular points, as you mentioned that into the forward. So here to the roots, and that is the going into the tubular structure is the bridge, that is the connection, where are the openings, and this is the root system. Where the root which are joined to the openings, that is associated to the bridge. That is the bridge, and whole the body of the nose is called to the body of the nose. मतलब पूरी जो नोज को हम कह सकते हैं तो वो बॉडी ऑफ नोज के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राइमरली हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन इसका मुख्य चीज क्या है, मैं यहाँ पे बताने का मतलब मेरा ये था कि ये जो ओपनिंग्स है, तो ओपनिंग्स में भी डिफरेंशिएशन है। हम देखेंगे ओपनिंग्स में, तो सबसे पहले जब एयर को हम इंटर करते हैं या इंटर होता है एयर, तो सबसे पहले क्या आप समझते होंगे? हाँ, just you suppose that about to the air which are directly entered through the openings and going into in the lungs. So we are just described here to the what is this respiratory system. The respiratory system is initiated from to the external openings, that is called to the nostril, and in front of the alveolar sac, that is the part of the lungs. So that this is the whole the respiratory system, in which after that to the external openings, that is called to the nostril, that is the internal nares is the choanae, and the numbers of the bones which are associated, the primary, middle, and the secondary, and after that is joined to the vestibule, and the vestibule is the part of where are the coarse hair, the sebaceous gland, and the sweat gland is present for the prevention of the bacterial infection and the dust which are goes along with the air. So after this is the leads into the olfactory regions, and the olfactory region which are very sensitive for that, which are going into the leads into the commonest part of the pharynx. That part which are related to the pharynx is called to the nasopharynx, and after that is followed by to the other special part, that is the principal part of the respiratory system is the trachea, which leads at the openings is the glottis, and going into the thoracic region is the bifurcated into the right and the left primary bronchus. This thoracic region which are have to the left and the right side of the, or we can say that to the two lungs which are situated in here in front of the vertebral column and the
in just backward to the sternum, and which are forming to the case along with the sternum. What is the sternum? As you mentioned in the previous, so that you are just let us see here to the pharynx, and after that pharynx leads into the trachea. This is also called to the windpipe. That is differentiated into the larynx. Larynx is the whose the part that is the production of the sounds, where are the voice which are going into the outer side, and that is very important. That is the place where are the thyroid and the parathyroid gland is also situated. As you can say, that is this is a very complex and associated part of the respiratory system that have to the larynx, thyroid gland, parathyroid gland, and there are the associated parts. So after that is leads into the lungs. Lungs is the principal organs of the respiratory system, which are situated into the region of the thoracic regions. So that so-called you are know that very well, that is the differentiation of the body system, that is cephalic part, neck region, thoracic region, abdominal region, lumbar region, coccygeal region, and there are kinds of the extremities as well. We are the which can say that is the limbs. So pectoral and the pelvic girdles, that is mentioned, the pectoral and the pelvis. So that is associated, as you mentioned, into the system of the skeletal system. So lungs is that is mentioned, that is the thoracic case and the associated part. What is associated part? As you mentioned that in the diagram. So आपने देखा यहाँ पे कि जो मैंने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत की, तो वहाँ पे मैंने नोज को बताया और यहाँ पे नोज के डिफरेंशिएटेड पार्ट को देखा, उसके ओपनिंग को देखा. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एयर जो है वहाँ पे इंटर करता है. तो यहाँ पे देखिए नोज के बाद हमने डिफरेंशिएट किया है सबसे पहले एक्सटर्नल नेरिस. और आपको समझना पड़ेगा, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द एक्सटर्नल नेरिस. दैट इज यू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर फेस एंड द बॉडी ऑफ द नोज दैट हैड opening, and that opening to the leads into the internal nares. तो जो प्राइमरीली रूप से आपके फेस पे नोज की बॉडी में दिखता है, तो उसको एक्सटर्नल नेरिस बोलते हैं. यही प्राइमरी ओपनिंग्स होती है, जिसको दूसरे नाम से नॉस्ट्रिल के नाम से जाना जाता है. यहाँ से एयर इंटर करती है और वो जो है लीड्स करती है इंटरनल नेरिस. मतलब आउटर साइड एक्सटर्नल नेरिस है और इंटरनल साइड जो है इंटरनल नेरिस. So that is also called to the कोइनी. अब कोइनी क्या है? मैंने पहले ही जो मेंशन किया कि जो आपका नेजल चैम्बर है या जो रेस्पिरेटरी पैसेज वे है, उसका जो फॉर्मेशन है वो अलॉन्ग विद द बोन्स और कार्टिलेज से बना है और उसके एसोसिएट पार्ट से बना है. तो जैसे ही एक एक्सटर्नल और इंटरनल नेरिस से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पार्ट आता है वेस्टिब्यूल. तो वेस्टिब्यूल जो पार्ट होता है वो कोर्स हेयर को रखता है. कोर्स हेयर और उसमें सीबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड की मात्रा वहाँ पे होती है. म्यूकस पाए जाते हैं, जो कि जबकि जो एयर के साथ में जो डस्ट होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, वो जैसे ही हमारे नेजल चैम्बर से नेजल पैसेजवेज के माध्यम से प्रवेश करते हैं, तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीबेसियस और स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन करती हैं, तो वहाँ से सिक्रीशन होता है, तो वो क्या करती हैं, उसको रिसीव करती हैं और रिसीव से उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं. या यूँ कहें कि जो धीरे धीरे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जुड़ी हुई ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, वहाँ से उस ओपनिंग जिसको आप ओइसोफेगस, जो कि उसकी ओपनिंग होती है गलेट, वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. ये इस प्रकार का प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे वेस्टिब्यूल इज द हेड टू द कोर्स हेयर एंड द सीबेसियस एंड द स्वेट ग्लैंड. दैट इज द प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टू द प्रिवेंशन एंड टू द कंट्रोल अप टू द डस्ट एंड टू द बैक्टीरिया एंड अदर थिंग्स which are this is the primarily function for the prevention. So that is going into the another part which leads to the vestibule and the olfactory regions. Olfaction, these are have to the
यहाँ पे एक मेंशन करना आपको चाहेंगे कि यहाँ पे 3 टर्बाइन बोन्स होती हैं, टर्बिनेट करती हैं, अंदर जैसे लीड्स करेगा, और हमारा जो नेजल चैम्बर है वो बड़ा बहुत लंबा पाथवेज होता है, ऐसे घूम के जाता है। घूमने का इन सेंस है कि ये यहाँ पे बोन्स जो होती हैं वो जैसा मैंने कहा कि अपर, मिडिल एंड लोअर 3 बोन्स होती है और टर्बाइन की तरह होती है, एक दूसरे से ऐसा सिचुएशन होता है, हम थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे। इस प्रकार से उसका सिचुएशन होता है और ये इस प्रकार से, तो उसको ऊपर वाले को प्राइमरी बोलते हैं, मिडिल बीच वाले को मिडिल बोलते हैं और सबसे नीचे वाले को लोअर कोई नहीं बोलते हैं। ये बना के ये आगे बढ़ते हैं तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आते हैं जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन भी पाई जाती हैं, और ऑल्फैक्शन जैसा कि आप जो है किसी स्मेल या फिर किसी भी जो आपको सूंघने की क्षमता होती है या फिर समझने की क्षमता होती है, उसके बाद तो वहाँ पर ये ऑल्फैक्टिक रीजन्स है जो बहुत सेंसिटिव होता है, सेंसरी ऑर्गन्स पाई जाती हैं जिनके माध्यम से हमें किसी भी चीज़ का जो है सेंसेशन प्राप्त होता है, और उसके बाद जो है रीडिंग के लिए हम जो है ब्रेन को भेजते हैं और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है। तो आफ्टर दैट that reason is opens are the leads into this is the essential and the very common part of the respiratory region and the digestive regions are the digestive systems. Respiratory system and digestive system which are associated in the region that is called to the pharynx. Those are the parts which are associated to the pharynx is called to the nasopharynx, and which take part into the first digestion into the mouth, that is called to the oral cavity, that is referred to the oropharynx. So after that, just below to the oropharynx, which are the parts is related to the larynx, is called to the laryngopharynx. So that you just know that about to there are the 3 regions: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx is the commonest part. And as you mentioned here, olfactory regions which are leached into the pharynx that is called to the nasopharynx, where कहने का मतलब है कि फेरिंक्स ये पार्ट है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ही लंबी इवोल्यूशन के दौरान जो एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स होता है, उसका जो नेजल पैसेजवे है वो बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में होता है। जैसे ही मैंने मेंशन किया कि यहाँ सीबेशियस स्वेट और म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, और जैसे ही एयर प्रवेश करती है तो तुरंत क्या होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको जो है एयर को, जो मान लीजिए डम एयर है, यू जस्ट सपोज दैट टू द वार्म एयर वी आर टेक इन द फॉर्म ऑफ द O2 just goes to the inside, and that's the present into the these kinds of the glands which are secretory in nature, and that's to maintain or adopt to the air in the according to the body temperature. So that is goes to the in the commonest part of the pharynx, and after that the pharynx which are leached into the trachea. तो ट्रैकिया पार्ट है। अब आप यहाँ से हम डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करेंगे। डायग्रामेटिक जो डिफरेंशिएशन है, डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है और डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके आधार पर हम ये बात को समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द व्हाट इज द सिस्टम विच आर बिलोंग टू द रेस्पिरेशन विच इसेंशियल एंड फॉलोड बाय टू द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पे एक बात मेंशन करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो ओपनिंग्स दिखाई दी ये ट्रैकिया की ओपनिंग्स है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया यहाँ से एयर जो है, जैसा मैंने फेरिंक्स से लीड्स करके बताया कि ये फेरिंक्स से यहाँ पे लीड्स करता है, और देखिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये फॉलो करता है यहाँ पे बाई। हम एक बस जस्ट यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, देखिए इस तरीके से हमारा लंग्स होता है, एसोसिएशन होता है, जो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ भाग को दिखाए हैं ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया बाई फर्केट कर जाती है, यहाँ पे लीड्स करती है दोनों द लेफ्ट एंड द राइट साइड। बाद में फर्दर एंड फर्दर बाइफर्केशन विच आर फॉर्म टू द branchioles and bronchi and the branchioles, so that is after goes to। तो हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे प्रयास करेंगे कि यहाँ पे लैरिंग्स के बाद हम लंग्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि दिस इज द पार्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रिंसिपल ऑर्गन्स विच आर पार्टिसिपेट टू द रिसीव एंड टू द left out the expired air that in the form of the CO2 just goes to the outer side of the body. So we are just received to the air and the air which are goes to
तो मैंने कहा कि जैसे ही वो ट्रैकिया के बाद आगे बढ़ेगा तो एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लंग्स। लंग्स का जो सिचुएशन होता है यहाँ पे बता दें, थोरेसिक रीजन होता है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि बॉडी पार्ट बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होता है, और उस रीजन में डिवाइड होने के कारण जो है इसको थोरेसिक रीजन होता है। थोरेसिक रीजन को थोरेसिक केज बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोरेसिक केज क्या है। केज का मतलब दैट इज द रीजन वेयर आर द फॉर्मेशन ऑफ द जस्ट लाइक द केज। जैसे आप कह सकते हैं कि एक पिंजड़ा हो या फिर एक ऐसा एरिया हो जहां पे वो कॉम्पैक्ट रीजन हो और उसके अंदर कोई ऑर्गन्स या फिर कोई थिंग्स वहां पे सिचुएटेड हो, तो वहां पे देखेंगे कि ये केज क्या है। केज कैसे बनता है ये देखिए, ध्यान दीजिए। We have just mentioned that the human beings are the higher animals is the chordate. What is the chordate and the vertebrate? Just in a brief discussion to the chordate and the vertebrate. We are the chordate. All the animals is the chordate. But all the chordate which are not vertebrate, as you can say, that is the vertebrate. For the say to the vertebrate animal, that is the vertebrate column which are found, which are very essential throughout the life. पूरे जीवन उसके जीवन काल में जो वर्टिब्री है वो पूरे जीवन रहनी चाहिए, जबकि कॉर्डेट में उसके अर्लियर द फेज या फिर थ्रू आउट द गोइंग इनटू द लाइफ स्पॉन, दैट इज द रिड्यूस एंड दैट इज द वेस्टिजियल इस गोज टू। कहने का मतलब है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्री कॉलम को लैक कर देते हैं, वो अपने थ्रू आउट द लाइफ में उसको कॉन्सिस्ट नहीं करते, कंटेन नहीं करते, जबकि वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं वो वर्टिब्री कॉलम को मॉडिफाइड करते हैं। अभी हम जैसे बताएंगे वर्टिब्री आप कहते हैं जैसे नोटोकार्ड that is goes to the have to the complexity through the evolution process in modified to the vertebrate column, and that is the in a commonest word to the proper into the medical sciences is say that to the spinal cords. So the further modification is the takes place during to the evolution, so that to the vertebrate which are had throughout the life of the vertebrate and the chordate which either have to the vertebrae and after that do not have to the throughout the life. So जस्ट मेंशन फॉर्मेशन ऑन द थोरेसिक केज। मैंने यहाँ पे वर्टिब्री या आपको वर्टिब्रल कॉलम के लिए इसलिए मेंशन किया क्योंकि जो केज बनता है, केज उसका फॉर्मेशन, तो आप देखिए यू आर जस्ट फॉर्मेशन ऑफ द थोरेसिक केज along with the association of vertebrate column. Vertebrate column just situated into the backward inside. After the association of to the semicircular rings structure, that is start to the semicircular bones, that is called to the and association with the sternum. तो कहने का मतलब है सेमी सर्कुलर जो स्ट्रक्चर होता है बोन का उसको रिप्स बोलते हैं। आगे की तरह इन द फ्रंट ऑफ द स्टर्नम एंड जस्ट बैकवर्ड इन साइन टू द वर्टिब्रल कॉलम, दैट गोज इनटू द एसोसिएशन दैट गेट्स टू द टुगेदर इन द रीजन दैट इज फाउंड टू द थोरेसिक केज। तो कहने का मतलब ये था कि इन सब से मिलकर ये थोरेसिक केज बनता है, और इस थोरेसिक केज में ही हमारा जो प्रिंसिपल जो हायर एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स का ऑर्गन्स होता है उसको बोलते हैं लंग्स। लंग्स दो की संख्या में होता है, या ये कह सकते हैं लंग्स इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक रीजन टू द लेफ्ट एंड द राइट साइड। टू द राइट lobe of the lungs is shorter than the left, but have to the larger bit. So here to the trachea goes into the lungs, leads into the lungs. When the opening just is going to the bifurcation, that is the point is called to the hilus. That point is called to the hilus. They are the hilus, and that is goes to the rises in the right side and the left side as well.
right side, left side, and those of the origin is goes into the lungs. That is the first of all is called to the primary bronchus. As we mentioned that to the further and further description of to the bronchus and the bronchioles, the termination of the bronchioles and goes to the formation of the numbers of the terminal bronchus, and after that to the alveoli, alveolar sac. So that these kinds of the parts of the respiratory system which are divided into the conducting part and the respiratory part. So we are just described here to the first, the reason of the conducting part. Left principal primary bronchus. In the figure we are just take to the only one side into the description, the left and the right. The left principal bronchus, उसको लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस को प्राइमरी ब्रांकस भी बोला जाता है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है. आफ्टर दैट बाइफर्केशन, दैट्स द principal primary bronchus is goes to the bifurcation is called to the secondary bronchus and also called to the lower bronchus. Further differentiation which goes to into the numbers of the bronchioles is called to the segmental bronchus or the tertiary bronchus. After that, these are the segmental branches going into the bifurcation and the differentiation have to the numbers of the terminal bronchus. यहाँ पे इसके आगे बढ़ने के बाद ये क्या करता है, हमने एक सिंगल सेगमेंटेड टर्सरी ब्रांकस को लिया एज ए एग्जांपल और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक टर्मिनल ब्रांकस यहाँ से एक को लिया मैंने, ये टर्मिनेट कर रहा है. जैसा कि मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ईच ऑफ द लंग्स विच आर हैव टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स टर्मिनल ब्रांकस. अब यहाँ पे टर्मिनल ब्रांकस फिर से बाइफर्केट कर रहा है, बार बार उसमें ब्रांचेस बन रही है. तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल ब्रांकस इसलिए बोला जा रहा है कि लंग्स जिसको बार बार हम एक प्रिंसिपल ऑर्गन बोल रहे हैं उसका मुख्य पार्ट जो होता है वो एल्वियोलर सैक होता है जिसमें एल्वोलाइज पाई जाती है, एल्वोलोस होते हैं. अबाउट टू द 30 करोड़ एल्वोलाइज इज द ब्रैकेट, दैट इज द, जैसे हिंदी में बोला जाता है कोष्ठक, छोटे छोटे जो है सेल ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं. ये क्या कहते हैं, ये डिस्टेंसिबल होता है, डायलेटेबल होते हैं. ये इसमें एयर जब जाती है तो उसका विड्थ बढ़ेगा और जो है कंडक्शन की प्रोसेस आगे होगी. इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन के अंतर्गत बताएंगे आपको. तो जैसे ये आगे बढ़ेगा तो आप देखें यहाँ पे ये कंडक्टिंग पार्ट था कि एयर जो है वो कंडक्ट होके प्रोसीड होके किसी के साथ में एक पैसेज वे के माध्यम से एयर केवल कंडक्ट कर रहा है. वहां पे कोई ना सेक्रीशन हो रहा है, ना कोई जो फंक्शनिंग हो रही है, ना जो है वो एक्वायरमेंट हो रहा है, रिस्टोरमेंट हो रहा है, केवल वो कंडक्ट करके आगे की तरफ बढ़ रहा है. और जहां पे अब एक्चुअल पार्ट आएगा जहां पे देखिए रेस्पिरेटरी पार्ट बोला जाता है. जब टर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे देखिए लेवुलर ब्रैंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स है, टर्मिनेट करके ये जो एक्चुअल ये रीजन जो होता है विच पार्ट इज द गैसेस एक्सचेंज इज टेक्स प्लेस फ्रॉम टू द एल्वोलाई टू द ब्लड. सो रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स, alveolar ducts, that is the association of the alveolar, that is the respiratory bronchioles. Another is the respiratory duct, and that respiratory duct is associated into the atrium, and that atrium goes into the formation of the alveolar sac, which have to the alveoli. The number about approximately to the 30 crores alveoli which are present for the respiration. So that this is the common nasal pathways for the conduction of the gases O2 and CO2. This is the respiratory system conducting part
एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने बोला कि रेस्पिरेटरी रीजन में लंग्स की भूमिका, जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, उसका जो हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो कैसे बना है। मैंने बताया आपको कि थोरेसिक रीजन में जो 2 लंग्स होते हैं और वो 2 लंग्स जो है इस प्रकार से उनका फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, दैट इज जस्ट लाइक टू द रेस्पिरेटरी रीजन्स इन द लंग्स। ये मैंने कहा ये लॉन्ग होता है, लॉन्गर देन द, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लॉन्गर ये है, ये ब्रॉडर होता है, थिकनेस उसमें ज़्यादा होती है। ये मैंने इसी का यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया कि कैसे यहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है। तो थोड़ा सा समझिए कि ये क्या है, ये रीजन है, और रीजन को हिस्टोलॉजी के मतलब टिश्यू लेवल पे जाएंगे तो कैसे इसमें बाइफर्केशन होता है हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। देखिए, ये लेयर, इस लेयर को जो कि हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ी है, मतलब एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे एसोसिएशन करती है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे पैराइटल विसरा। और जो इनसाइड मतलब जो कि हमारे एल्वोलाइज या फिर रेस्पिरेटरी या कंडक्टिंग पार्ट्स की तरफ होते हैं तो उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, सॉरी पैराइटल प्लूरा, एंड सेकंड इज विसरल प्लूरा। प्लूरा का मतलब होता है प्लूरल कैविटीज है, मतलब लंग पे एक कैविटी जो थोरेसिक केज है वो स्पेस है, एक अप्रॉक्सीमेट, जैसे हम कहें वर्चुअल टाइप पोटेंशियल बोला जाता है कि इस रीजन में, ये जो रीजन होगा वहां पे एक स्पेस होगा, उस स्पेस में ये कैविटीज के अंदर ये लंग्स हैं, और उसके अंतर्गत जो उसका हिस्टोलॉजिकल फॉर्मेशन है, हिस्टोलॉजी है, उसमें बाइफर्केशन हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है, और वो डिफरेंशिएट करके पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा विच आर टुवर्ड्स साइड ऑफ द बॉडी एंड विसरल प्लूरा इन द इनर साइड ऑफ द लंग्स, so that in between, in these of the layers is never to the differentiated as working along this. So as you mentioned in earlier to that, this is the virtual, that is the potential layer, so that if the any human beings which are have to the problems or the pains in the thoracic region, particularly in the lungs region, that is a disease which have taken to the pleurisy. प्लूरिसिटी नाम का रोग हो जाता है, जबकि इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है, वाटर आ जाता है। और ये वाटर ये जो डिजीज है जो वाटर के एक्युमुलेशन से इनके बीच में होता है, तो उसको प्लूरिसिटी बोलते हैं। और प्लूरिसिटी के आधार पे प्लूरिसिटी को ही एक पर्टिकुलर डिजीज बोलते हैं जो कि इन दोनों के बीच में होता है। तो आपने देखा कि ये आज रेस्पिरेटरी सिस्टम था, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने समझने का प्रयास किया। इसमें मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे इसमें कोई सिक्रीशन नहीं होता, यहाँ पे कोई एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ मात्रा में यहाँ पे म्यूकस, सीबेसियस और स्वेट ग्लैंड या फिर कोर्स हेयर की आवश्यकता होती है, या फिर यहाँ पे उपस्थिति होती है जो कि इसको बनाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एवोल्यूशन के दौरान हम लोगों में या फिर जो हायर एनिमल्स हैं उनका जो नेजल पैसेजवे है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो एयर जाती है वो हमेशा ठंडी हो जाती है और वहाँ से आगे की तरफ जो है बॉडी में पार्टिसिपेट करती है। उसी प्रकार से मैंने जैसा बताया कि फेरिंग्स जो है कॉमनेस्ट पार्ट है, और कॉमनिक पास होने के कारण कि वो जो है नेजल पैसेजवे और ओरल कैविटी दोनों से एसोसिएट किया है कि उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे बिहाफ ऑफ टू द कम्युनिकेशन ऑफ द प्लेस दैट इज द ओरल कैविटी एंड द नेजल पैसेजवे, दैट इज द possibility which occurs for the human beings or the animals, that's to the take air from the environment through the both of the sides in one by one through the nasal passageway or in the various sensor to take the air
from the oral cavity because the association of the pharynx in the at the part where. तो कहने का मतलब है कि वहाँ से एसोसिएट करती हैं और एयर आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे बढ़ने के साथ साथ में ये जितने भी एसोसिएटेड पार्ट्स हैं वहाँ पे इनका रोल होता है, एसोसिएट पार्ट्स होती हैं। ये जैसा मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि ये सिस्टम्स हैं और इस सिस्टम के आधार पे जो है ये प्रक्रिया होती है। अब इस सिस्टम को समझने के बाद आफ्टर दैट टू द स्टडी to the respiratory system which are have to the numbers of the parts organs which play in that time. So we just want to try to understand about the what is the physiology of the respiration. What is the physiology? In the previous lecture we have just mentioned that what is the breathing process. What is the breathing process? The actual respiration which are started from in the different kinds of the phases, that's to mention that to the first of all to the takes to the air and expires to the air. Just the process is the first is called to the external respiration and the lung ventilation. So that to the first air is absorbed. तो पहले सबसे पहले हम जो है एयर को इन्वायरमेंट के माध्यम से लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में केमिकल कंब्यूशन की प्रक्रिया के बाद जो है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर लेता है। उसके बाद ऑक्सीजन कार्बन के साथ में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और ये इसके बाद जो उसमें कंब्यूशन होने के बाद एनर्जी का रिलीजमेंट होता है तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये CO2 और वाटर जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं और ये यहाँ से बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। तो CO2 भी उसी पैसेज के माध्यम से जो नेजल पैसेज में है वहाँ से निकलेगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये नेजल चेम्बर्स हैं के माध्यम से O2 और CO2 का जो है रिप्लेसमेंट होता रहता है। तो अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत समझने के बाद हम रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी समझें, जिसको फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझेंगे। ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है, वो कैसे होती है, क्या क्या इसमें परिवर्तन आते हैं, कौन से आर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ आर्गन्स की अभी हम चर्चा करेंगे, जैसे मैंने अभी तो आपको केवल जो विशेषकर सिस्टम्स होते हैं वो उसकी बातों को मेंशन किया, उनको मेंशन किया। अब इसके बाद हम अंदर चलेंगे तो जो मैंने थोरेसिक केज की बात की कि वहाँ पे वर्टिब्री कॉलम, रिब्स और स्टर्नम की बात होती है, तो इनके बीच में क्या ऐसा फिजियोलॉजी होती है कि वो ऑक्सीजन को टेकअप करते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। जैसा वी जस्ट टू मेंशन in the started point, what do you think about to the physiology of the respiration, which means that the oxygen of the teeth and the CO2 which are expired, that is the automatically spontaneous process, or this is done by our will power? यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे, ये प्रक्रिया एक तरीके से कह सकते हैं हम कि इनवॉलंटरी है, क्योंकि ये हमारे फिजियोलॉजी जो हमारा विल पावर है उसके नियंत्रण में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक फिजियोलॉजी है, और इसी के अंतर्गत जो ऑक्सीजन होता है वो टेकअप कर लेते हैं और CO2 को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म को जानना पड़ेगा। ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज द मैकेनिकल प्रोसेस इन विच टू द टेक of the oxygen from the environment, that is the process is called to the inspiration, and after the oxidation, after the chemical combustion, that is the oxygen which are joined to the carbon, that is the formation of the CO2 goes outer side from the body through the nasal passageway, that is called to the expiration. So that there are the 2 phases which are involved or the completion of the breathing process, inspiration and expiration. What is the inspiration? In the takes of the air from the environment and CO2 from the tissue. So in and the inspiration and expiration, both are the processes which are 2 are the phases and combined to the refer to the process of the breathing. So that in the next chapter we are start to the physiology of respiration, what is the system which are performed and
let us see that at the time what is the mechanical process is done by who is the organs, who is the parts, which belong, which participate, and then to process is done. So that I will start into the next chapter. So I hope you just to know that very well about the respiratory system and their passages and their parts, conducting parts, respiratory parts. This is the very important, and that to perform to the mechanism, physiology of the respiration through, that is the breathing process and systems. So I hope we just to trying to the best knowledge of this system, and we just given to the advice if any dispute or the errors or the do not goes to the understanding about to the particular topics, so just given to the comment on the box into the YouTube or the is a very important, that is directly to contact me, and that's to solve their problem, so that I will try to understand in the next and teaches to the well for the physiology of the respiration. So that thank you. We just start with the physiology of the respiration. In the physiology of respiration, just see the mechanism of the breathing. What is the breathing process? We breathe. The breathing किसे बोलते हैं? Breathing क्या है? Breathing mechanism in which there are the two phases, inspiration and the expiration. Inspiration and the expiration. In the inspiration, that is the oxygen will take from the air inside to the tissue, and after the oxidation process, the formation of the carbon dioxide will expire through the same passages. Just you know that very well, it is the nasal passageway from the outer side, that is called to the expiration. So that we can say that about to the here to the completion, we say that about to the breathing mechanism, which consists of inspiration and expiration. Inspiration takes to the air the gases from the O2, and another is CO2. As we mentioned in the previous lecture, that is the oxidation process. When the oxygen goes to the tissue, that start to the metabolism, that start to the chemical reaction, that is a chemical combustion. Chemical combustion. When the presence of the oxygen along with the food, digested food material or the digested nutrient material along with the oxygen, that is going to the process of the chemical combustion. So that to the inspiration, the oxygen is very essential for the oxidation and the producing to the energy, water and the carbon dioxide. In the production of the energy, the human beings are the animals which first of all take to the glucose and degraded and to the into their parts to the energy, carbon dioxide and water. Just you. तो मैंने ये कहा कि ब्रीदिंग, सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो भौतिक प्रक्रिया कहलाती है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, और उस मैकेनिकल प्रोसेस में हमारी जो लंग्स होती हैं, वो जो थोड़ा से केज होते हैं, उसमें तीन जो विशेष पार्ट्स होते हैं, तीन विशेष पार्ट का मतलब वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स होती है और स्टर्नम होती है. तो और इसके एसोसिएट पार्ट, जैसे इसमें हम बताएंगे कि जो रिब्स होती है उसमें जब रिब्स के बीच में कोस्टल मसल्स पाई जाती है,
तो जो बाहर की तरफ होती है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोली जाती है। उसके साथ साथ में लंग्स का, या फिर जो लंग्स का एक पार्ट होता है डायफ्राम, जो कि जस्ट बिलो टू द और द इंडिंग रीजन ऑफ द लंग्स विच आर बाइफर्केटेड टू द thoracic region and the abdominal region, just in between to the lungs or the liver, so that all the parts, all the organs which are communicate, which performed, which takes place to the process of the inspiration and the expiration. ऑक्सीजन को लेना और CO2 को निकालना ही ब्रीदिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। तो इसमें आप जो है आपने देखा, तो इंस्पायरेशन की प्रक्रिया क्या हुई कि ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ग्रहण करना, और इस ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करना, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो एज यू कैन से दैट यू आर टेक्स टू द एग्जांपल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 which are going into the process of the degradation, that's to the presence of the oxygen, and which degrade into the formation of the energy plus to the CO2 plus H2O, just only to the designated to the for to the understanding about to the degradation or the oxidation or the chemical combustion of the particular organic compound in the simplest one। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी निकल रही है, उसके साथ साथ में CO2 भी निकल रहा है, रिलीज हो रही है, और वाटर भी रिलीज कर रही है। तो ये एनर्जी पार्टिसिपेट कर जाती है। तो मतलब हमने कहा कि इंस्पायरेशन की प्रक्रिया जो O2 जो जा रही है वो इसको डिग्रेड करेगी, इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूट जाएगा, और इनके बीच में, इन बिटवीन टू द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विच आर द बॉन्ड, विच आर बॉन्ड्स प्रेजेंट, दैट इज द breakdown, release to the energy, and that to the carbon, hydrogen and oxygen in the form of the CO2 and the H2O is the release is going। अब इस समय जो CO2 O2 के साथ में जो कार्बन आपस में एसोसिएट हुआ और जुड़ा, तो उस CO2 का फॉर्मेशन करता है, और ये CO2 जो उसी प्रकार से नेजल पैसेजवे के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो जब बाहर ये निकलती है तो उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन। अंतः मतलब अंदर की ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। ये तो मैकेनिकल एक भौतिक प्रक्रिया है। ये भौतिक प्रक्रिया कैसे होगी इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वी विल मेंशन दैट, वी विल डिस्कस अबाउट टू द व्हाट इज द मेन फिजियोलॉजी ऑफ द respiration, particularly to the breathing, how is the process, how is the mechanism is takes place and the start, so that now today topic is the completed, and that will start to the next time. So I hope that is you are better understand today topic, so that you will don't have to the any kinds of the problems for the understanding to the concept of the respiratory system. So we will just comment into the box and just complete to the topics. So will we start to the next chapter. Thank you.